हाँ। ये मीटिंग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि अभी जो लोकसभा के नतीजे आए उसमें विशेषता उत्तर प्रदेश के जो नतीजे थे वो उम्मीदों पे मतलब उम्मीदों से बहुत ज्यादा नीचे थे और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। 100% है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की बात कर लीजिए चाहे वो आप प्रदेश के नेतृत्व की बात कर लीजिए कि सरकार संगठन में बदलाव नहीं कर सकती लेकिन संगठन चाहे तो सरकार में बदलाव कर सकता है। जो 22 में सरकार बनी उसमें बहुत बड़ा हाथ ओबीसी का था। इस नाते केशव मौर्य जी की ये उम्मीद थी कि शायद वो डेप्यूटी सीएम से प्रमोट होकर के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे लेकिन योगी जी का अपना रुतबा था। ये कि आप अभी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कागजी तौर पे नहीं है लेकिन आप अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे तो आपको उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा देखिए राजनीति का जो गुब्बारा होता है जो इल्यूजन का गुब्बारा होता है वो बड़ी जल्दी फूट जाता है। 2022 में यही वोटर समाजवादी पार्टी के खिलाफ था। 2024 में 2 ही साल बाद लोकसभा के चुनाव में वो समाजवादी खाते में चला गया। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत जल्दी बहुत कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा है उसके बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई हजार कार्यकर्ता मौजूद थे। जेपी नड्डा खुद यहां पर आए हुए थे, लखनऊ में मौजूद थे और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। क्या कुछ हुआ उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने बयान दिया कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं हो सकती, संगठन कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है, कल भी बड़ा रहेगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं। ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बोली गई। कहा यह भी जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। 4 जून के बाद से यूपी की सियासत से कटे कटे दिखाई दे रहे थे, दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, 3 से 4 अहम बैठकें हुई हैं उसमें वो शामिल नहीं हुए। तो ये तमाम बातों को लेकर बातचीत करने के लिए दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी, जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, केशव प्रसाद मौर्य की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। जो उन्होंने बयान दिया और उनकी नाराजगी को लेकर भी चर्चाएं खूब निकलकर सामने आई कि पता नहीं नाराज हैं कि कुछ और चाहते हैं, कि क्या चाहते हैं, कि दिल्ली में लगातार वो बैठकें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से। तो इस पूरी तस्वीर को कैसे देख रहे हैं आप? अनुज जी, राजनीति में अपलिफ्टमेंट ये हर जी। नेता की इच्छा होती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और कोई कहता है और कोई अपने एक्शन से जाहिर कर देता है। मैं मीटिंग की बात से लेकर शुरू करूंगा। देखिए, जो कल मीटिंग हुई, ये मीटिंग होना हर राजनीतिक पार्टी की एक रेगुलर प्रक्रिया है। ये मीटिंग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि अभी जो लोकसभा के नतीजे आए उसमें विशेषता उत्तर प्रदेश के जो नतीजे थे वो उम्मीदों पे मतलब उम्मीदों से बहुत ज्यादा नीचे थे और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। 100% है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की बात कर लीजिए चाहे वो आप प्रदेश के नेतृत्व की बात कर लीजिए। क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक थी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, ये हमेशा राजनीतिक गलियारे में कहा जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ऊपर मंथन होना बहुत जरूरी था और मंथन तब से चल रहा है। 4 जून पे जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो मंथन का दौर 1 to 1 तभी शुरू हो गया था। ये कल वृहद लेवल पर एक ऑफिशियल तरीके से मंथन का दौर शुरू हुआ। अब जो केशव मौर्य की आपने बात कही कि केशव मौर्य जी ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, इसको अगर 2 तरीके से देखिए। संगठन हमेशा अलग होता है, सरकार हमेशा अलग होती है। ये जो दोनों को कंपेयर किया गया है, मैं इस कंपैरिजन का समर्थन नहीं करता। संगठन अपनी जगह पर बड़ा है, संगठन सरकार की जगह नहीं ले सकता और सरकार संगठन का जगह की जगह नहीं ले सकती है। ये जरूर है कि राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन होते हैं उसी के बूते पे या उसी को आधार बना करके लोग सरकार का हिस्सा बनते हैं और उसका कंट्रोल संगठन के हाथ में जरूर होता है। शायद उनके कहने का ये मायने होगा कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसका तात्पर्य जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये होगा कि आज संगठन अगर किसी को चाहे तो सरकार से बाहर निकाल सकता है, मंत्री पद से हटा सकता है, विधायक पद से इस्तीफा दिलवा सकता है, सांसदी छीन सकता है। ताकि जो सरकार और संगठन का कंपैरिजन किया गया वो शायद इस नजरिए से किया गया कि सरकार संगठन में बदलाव नहीं कर सकती लेकिन संगठन चाहे तो सरकार में बदलाव कर सकता है। उसी बदलाव की चर्चा हो रही दिलीप जी, उसी बदलाव की चर्चाएं भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत हो रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली में डेरा जमा के रखना, कैबिनेट की बैठक में नहीं आना, मंत्रियों की मीटिंग में नहीं आना, तो ये सब अपने आप में क्या कह रहा है? और अब ये जो बयान है, क्या संगठन वर्सेस सरकार होता दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? उधर इशारा कर रहा है क्या, आपको लग रहा है?
नहीं, देखिए, अगर आप एक इंटरनल जो पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स के कई स्वरूप होते हैं। एक पॉलिटिक्स जो जनता के लिए चली जाती है, जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, वो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होती है। लेकिन पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स भी होती है, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर चलती है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब बड़ी हो जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन हो जाते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की की अगर आप बात करिए, तो योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तो फिर वही बैठे। ये कहा जाता है कि भाई उनका जो एक रुतबा था, उस वजह से सरकार रिपीट करी। लेकिन अगर आप केशव मौर्य जी को देखें, तो वो ओबीसी के वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओबीसी का बहुत बड़ा तबका भाजपा को वोट देकर के 17 जो 22 में सरकार बनी, उसमें बहुत बड़ा हाथ ओबीसी का था। इस नाते केशव मौर्य जी की ये उम्मीद थी कि शायद वो डेप्यूटी सीएम से प्रमोट होकर के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन योगी जी का अपना रुतबा था। यही एक इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं, जिसको जनता किसी ना किसी रूप में आंकती रहती है। जनता क्या आंकती है, जो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो इस तरह के सगुफे मार्केट में छोड़ा करती हैं, ताकि जनता का अविश्वास पैदा हो जाए। कि जनता को जब लगता है कि संगठन में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो सोचती है कि सरकार कमजोर हो गई है, सरकार कभी भी गिर सकती है, तो हमें क्या मिलेगा। इस वजह से जनता में अविश्वास पैदा होता है, और उसका एक बहुत हद तक रिजल्ट आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। हाँ, समाजवादी पार्टी जो रीजनल पार्टी है, जिसकी परफॉर्मेंस 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, वो तब ना होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में हो गई, जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी को भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये कारण ओबीसी का वोट बैंक खिसक जाना, उनका पीडीए का फॉर्मूला काम कर जाना, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे उनकी हवा बाहर तक चले जाना, ये कहीं ना कहीं कारण रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कम हुई हैं। अच्छा, इस मीटिंग में एक और बयान निकल कर आया दिलीप जी। भूपेंद्र चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भस्मासुर है। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और कांग्रेस पार्टी की नजर आपके मुस्लिम वोट बैंक पर है। आपके सहारे वो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो आप सावधान रहिए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी उस पर बोला कि भाई नकारात्मक सोच वाले आप लोग हैं, इंडिया गठबंधन सकारात्मक था, है, रहेगा टाइप्स उन्होंने भी बोला है। तो इसको कैसे देखें? साहब का जो इंडिकेशन था समाजवादी पार्टी को लेकर के, वो एकदम सही है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और मुस्लिम रहा है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी की तरह काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की नजर यहाँ के वोट बैंक पर है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। आज अगर कांग्रेस को पैर पसारने को मिल जाए और उन पैरों में मजबूती आ जाए, तो वो समाजवादी पार्टी का कंधा नहीं चाहेगी अपने लिए। ये तो मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश से राजनीतिक जमीन कांग्रेस की खत्म होती चली जा रही थी, उस जमीन को दोबारा वापस पाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का सहारा लिया। और मुस्लिम वोट बैंक का भी एक सोच होती है कि जब वो रीजनल यानी कि प्रदेश लेवल की बात करेगी, तो वो समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दे देगी। लेकिन जब केंद्र की बात आएगी, तो केंद्र में चूंकि समाजवादी पार्टी भी केंद्र में सरकार बनाने के लायक नहीं, क्योंकि पूरे देश में उसका जनाधार नहीं है। लेकिन देश मुसलमान जो है पूरे देश में है, और अगर मुसलमान भाजपा का ऑल्टरनेट किसी को केंद्र में देखता है, तो फिर वो कांग्रेस को ही देखता है। और चूंकि कांग्रेस दशकों तक सरकार रही है और मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, तो ये बात जो भूपेंद्र चौधरी साहब ने कही, ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमें महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें दीजिए। एक जगह शायद 12 सीटें मांग रहे हैं, 13 सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र में, और 5 सीटें हरियाणा में मांग रहे हैं, और कह रहे हैं उसके बाद उपचुनाव होगा तो उसमें हम आपको सीटें देंगे, 2 से 3 सीटें दे सकते हैं, कोई गाजियाबाद दे सकते हैं, फूलपुर दे सकते हैं, मंझवा सीट दे सकते हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव क्या राष्ट्रीय स्तर पर सोच रहे हैं कि और पैर पसारे जाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि हौसले बुलंद है। आप 37 सांसद लेकर के इस समय विधानसभा में लोकसभा में बैठे हैं, तो आपके हौसले बुलंद है। हालांकि आप अभी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कागजी तौर पे नहीं है, लेकिन आप अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, तो आपको उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा देखिए, राजनीति का जो गुब्बारा होता है, जो इल्यूजन का गुब्बारा होता है, वो बड़ी जल्दी फूट जाता है। 2022 में यही वोटर समाजवादी पार्टी के खिलाफ था,
2024 में 2 ही साल बाद लोकसभा के चुनाव में वो समाजवादी के खाते में चला गया, लेकिन 27 में फिर ये समाजवादी के पास वापस आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो समाजवादी के लिए जरूरी है कि जिन जिन वादों को लेकर के वो अभी रण में कूदे थे, उन वादों को लेकर के संसद में मजबूती दिखाएं, संसद में कुछ इस तरह का करा के लाएं कि जो वादा उन्होंने अपनी जनता से किया था उसको वो दे पाने की स्थिति में हो पाए। अगर वो ये कर पाए तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में भी और अन्य प्रदेशों में भी वो अपना जनाधार इस बेस पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वादे पे चलेंगे तो वादों पर तो हर पार्टी का हश्र कभी ना कभी बिगड़ जाता है। वो देखा इस बार भाजपा का भी दिखा, तो वो हाल फिर समाजवादी पार्टी का भी हो जाएगा। हाँ, अच्छा दिलीप जी, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? क्योंकि अनुप्रिया पटेल दो मुद्दे उठा चुके हैं। एक बार तो उन्होंने लेटर लिख दिया, एक बार उन्होंने मन से कई बातें बोल दी। उसके बाद आप ओपी राजभर को ले लीजिए। ओपी राजभर कहते हैं कि साहब जो है योगी जी और मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई, जिसकी वजह से हम हारे हैं। बाद में वो बयान से पलट गए। निषाद पार्टी कहती है, संजय निषाद कहते हैं कि भाई इसलिए हमारे कैडर ने तो अच्छा काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए हम हार गए हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमको 3 सीटें चाहिए। वो वोटर को शिफ्ट नहीं करा पाए भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। संजीव बालियान सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर आप देख सकते हैं। इकरा हसन उदाहरण है, नगीना आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? केशव मौर्य की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए अनुज जी, मैं आपके सवाल को 2 पार्ट में तोड़ूंगा। एक तो जी। अभी जितने आपने नाम लिए सारे अलायंस थे, ये भाजपा नहीं, ये भाजपा के हाँ। अलायंस। हाँ। और अलायंस के साथ डिस्प्यूट होना बड़ा वाजिब सा होता है, क्योंकि जितने भी अलायंस, और अलायंस जितना छोटा होता है, वो छोटा अलायंस बड़ी पार्टी के साथ एक राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ता है। और बड़ी पार्टियां भी एक विशेष क्षेत्र में उनके जनाधार को देखते हुए अपनी तरफ मिला लेती हैं। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जयंत चौधरी को वहां इसलिए मिलाया गया, या आप निषाद की बात कर लीजिए, या आप राजभर की बात कर लीजिए। इन सारे लोगों का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को अपने साथ मिलाने के लिए भाजपा ने इनके साथ अलायंस किया। अब वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो पहला दारोमदार तो उस रीजनल पार्टी के ऊपर जाएगा, उस अलायंस के ऊपर जाएगा कि आप अपने कोर वोट बैंक को भाजपा में कन्वर्ट क्यों नहीं करा पाए। हाँ। अब नहीं करा पाए तो इसका या तो आपके वोटर का आपके ऊपर भरोसा नहीं था, या आपका भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं था जिसको आप जनता में दिखा पाए। तो पहली जिम्मेदारी अलायंस के ऊपर जाती है। अलायंस लिए ही इसीलिए जाते हैं कि आप पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे। अब दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या पार्टी के भीतर भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जब पार्टी बड़ी हो जाती है और जब पार्टी के पास सत्ता होती है, तो सत्ता में पावर लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं, लेकिन सीट तो एक ही होती है। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक की सीट एक ही है, अब योगी जी बैठे हैं, तो जो 2 डेप्यूटी सीएम है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? वो भी बनना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिलेगा तो इस तरह की, अब इसको महत्वाकांक्षा कह लीजिए या डिस्प्यूट कह लीजिए या अपनी अपनी इच्छाएं कह लीजिए, ओबीसी वोट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, वोट बैंक बड़ा है, उस नाते वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम बैठे हैं। योगी जी ने हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा अपने आप को खड़ा कर दिया है, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए, माफिया राज उन्होंने खत्म कर दिया है, बहुत सारे माफियाओं को खत्म भी कर दिया ये इन प्रकार। उस नाते उन्होंने एक जंगल राज को, जो उनका कहना है कि जंगल राज खत्म करके हमने कानून का राज स्थापित कर दिया, जनता का विश्वास योगी जी पर जाता है। इस नाते चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने रहें। कोई उनको हटाना चाहता है, कोई उनको बैठालना चाहता है। तो ये जब पार्टियां बड़ी होती हैं तो इस तरह के डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और ये आपको हमेशा सुनाई देंगे, हर पार्टी में सुनाई देंगे। जो पार्टी सत्ता में आएगी आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता नजर आएगा। क्या आपको लगता है क्या कि जैसी चर्चाएं चल रही हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि दिल्ली और लखनऊ की दूरियां ज्यादा बढ़ गई हैं क्या? लोग बड़ा चर्चा करते हैं कि भाई अमित शाह जो है वो शायद नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। खुलकर हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं पर्दे के पीछे से कि भाई ऐसी ऐसी चर्चाएं चल रही, दबी जुबान में ही सही, लेकिन लोग बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर। और क्या यहाँ पर अब अगर यहाँ पर बदलाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो इसका फायदा सीधे तौर पर किसको मिल सकता है? क्या अखिलेश यादव इसमें इस मौके को भुनाना नहीं चाहेंगे? और अगर भुनाना चाहेंगे तो भुना सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? देखिए मेरा अपना आकलन है कि बदलाव की बात भले ही चल रही हो राजनीतिक भाजपा के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा नहीं, क्योंकि अच्छा। 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। आप बहुत दूर मत मानिए। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में हार हुई है,
उस हार को अगर आप कंसीडर करेंगे तो 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं, क्योंकि भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। विशेषता जब आप अयोध्या की सीट हार गए हो, बनारस में आपका मार्जिन कम हो गया हो, लखनऊ में आपका, जहां बड़े बड़े नेता थे वहां पर आपका मार्जिन कम हो जाना, पांच मंत्री हार गए, 5 मंत्री हार गए, अयोध्या की सीट हार जाना मतलब ये महत्वपूर्ण है। ये बड़ी सारी बात है। सीटों पर भारी है, क्योंकि वो आपकी नींव थी। अयोध्या अगर कहा जाए, राम मंदिर जो है वो भाजपा की राजनीति की नींव है। उस नींव को, उस पृष्ठभूमि को अगर आप हार गए हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और कौन जीता है? समाजवादी पार्टी का नेता जीता है। तो किस कारण से जीता है, उस कारण का मंथन तो आप लगातार कर ही रहे हैं। ये जरूर है कि जब किसी भी नेता के नेतृत्व में कमजोरी आती है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं और इस्तीफा मांगा जाता है कि भाई इस्तीफा दे दें, या दूसरे लोग चाहते हैं कि ये कमजोर हो गए, इनको हटा करके हम अपना नेतृत्व संभाल लें। तो ये मैंने कहा ना कि फिर एक महत्वाकांक्षा है, जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाह रहे होंगे, ये उनकी महत्वाकांक्षा होगी कि योगी जी को इसी बेस पर कि उत्तर प्रदेश से अगर सीटें कम हो गई तो इस बेस पर इनको हटा दिया जाए। या हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि केंद्र नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे, कुछ बदलाव चाहता है, हो सकता है वो अपने किसी चहेते को बैठालना चाहते हो। जैसे पहले भी कहा गया था जब शर्मा जी को यहाँ भेजा गया था गुजरात से, यही कहा गया था कि भाई योगी जी का रिप्लेसमेंट है, योगी जी को कंट्रोल करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन वो योगी जी को कंट्रोल नहीं कर पाए। योगी जी ने उनको कंट्रोल करके कहीं किनारे पे डाल दिया। और ठीक बात है। तो योगी जी का लोग नहीं, ये बात सही है। हाँ, ये बात भी सही है दिलीप जी की लोग ये भी कह रहे हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार है, केपी मलिक साहब हैं जो कि बहुत उनके आर्टिकल हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश से बाबा को हटाना, क्योंकि शायद उनका ऑरा इतना बड़ा हो गया है या फिर इतना कद बढ़ गया है कि उनको हटाना इस सीट से आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि 2027 को मद्देनजर रखते हुए भाजपा इस तरह का कोई रिस्क उठाना चाहेगी, क्योंकि योगी जी के हटने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा। और योगी जी अगर हटेंगे, या तो उनको मना करके उनकी इच्छा को, मतलब उनकी परमिशन से उनको केंद्र में ले जाया जाए, तो यहाँ रिप्लेस किया जाए, तब तो एक हो सकता है जब पैसिफाई करके किया जाएगा। अगर उनको जबरदस्ती हटाया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि योगी जी रिवोल्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर 27 मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के खेमे में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो इस चीज का कहीं ना कहीं भी रिस्क उठाना चाहेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। और योगी जी की नाराजगी के जो उदाहरण है वो पहले भी देखे जा चुके हैं। जब एक बार योगी जी गुस्सा हो गए तो पूरा नेतृत्व उनको मनाने के लिए चला गया था, तब तो योगी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और तब वो इतने जननायक भी नहीं थे। आज तो जन जन के नायक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा योगी जी को जानता है। अब उन्होंने इतना सारा काम कर दिया है। तब उनको केंद्रीय नेतृत्व मनाने चला गया था जब योगी जी सिर्फ सांसद हुआ करते थे और उनका जनता से कहीं कोई कनेक्ट नहीं था। वो सिर्फ गोरखपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनका अपना एक रुतबा उस समय भी था। तभी तो भाजपा का नेतृत्व को लगा कि इनको नहीं मनाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तब भाजपा उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आज अगर भाजपा मजबूत हो चुकी है तो भाजपा के साथ साथ योगी जी भी मजबूत हो चुके हैं, उनका व्यक्तित्व भी मजबूत हो चुका है। तो उस मजबूती के साथ खिलवाड़ करना मुझे नहीं लगता है कि भाजपा करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप जी, सारे पॉइंट्स पर अच्छे तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को। फिर किसी दिन और एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।